नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के साथ बहुत मज़ेदार वीडियो के साथ। आज हम लोग व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने स्वरों के बारे में डिटेल से पढ़ा, ऐसे ही हम लोग व्यंजन के बारे में जानेंगे कि भाई व्यंजन होते क्या हैं या इन व्यंजनों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया। आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं या संयुक्त व्यंजन कौन से हैं या ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से घोष हैं, कौन से सघोष हैं, अघोष हैं। ठीक है, अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्जाम में, वर्णमाला से आते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब स्वरों की हेल्प के बिना व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। जैसे आप बोलते हैं का, तो का में क्या होता है, का प्लस आ। ठीक है, का पे हलंत और प्लस आ, तभी आप मतलब कोई भी अगर आप व्यंजन की साउंडिंग करेंगे तो उसमें स्वर की साउंड जरूर आएगा। बिना स्वर के व्यंजन का मतलब ध्वनि करना, व्यंजन को बोलना काफ़ी दिक्कत फील करेगा, मतलब संभव ही नहीं है। हम व्यंजन में अगर बात करें तो व्यंजन को हम सबसे पहले समझते हैं कि वर्गीय स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्गीय स्पर्शी व्यंजन पर अगर हम फोकस करें तो इनकी कुल टोटल संख्या वही 25 होती है। इन्हें वर्गीय स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये आपके समूह में रखे हुए, वर्ग में हैं रखे हुए 25 लेटर, 25 व्यंजन। ठीक है, इसलिए हम इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। या जब हम इनकी साउंडिंग करते हैं, जब हम इनको बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंठ से संबंधित होते हैं, या तालव्य के माध्यम से बोले जाते हैं, या मूर्धा से संबंधित होते हैं, या दांतों की हेल्प से बोले जाते हैं, या होठों के माध्यम से बोले जाते हैं। मतलब किसी न किसी भाग को, आपके मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श जरूर करते हैं, इसलिए इसको हम स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए हम इसको वर्गीय स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो वर्गीय स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25। ठीक है, अब आप देखिए क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। सबसे पहले आप एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग में आप लिखेंगे का चा टा ता पा। मतलब जैसे कि आपने कटप्पा नाम सुना होगा, कटप्पा जैसा कुछ रेमिंग्स है यहाँ पे। जैसे का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। आप सभी को भाई छोटा बड़ा तो याद होगा ही। तो का चा टा ता पा आपने भाई वर्ग में लिख लिया। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, का वाले को पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको पता है का क्या होगा, का खा गा घा अड़ा, इसको हम अंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगा कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं गंगा, गंगा में ऐसे तो बना होता है ना, अंगा की आवाज़ निकल रही है, ऐसी इसको हम क्या बोलेंगे, का पूरा कंप्लीट लिखेंगे, का खा गा घा अड़ा, सॉरी अंगा। ऐसे चा का लिखेंगे, चा छा जा झा उआ। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे टा का, टा ठा ड ढ अड़। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ता का लिखेंगे, ता था द ध न। ऐसी पा का लिखेंगे, पा फा बा भा मा। भाई फटाफट एक काम कीजिए, का चा टा ता पा ये पूरा फटाफट लिख लीजिए। का खा गा 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 अना वो अंगा, चा छा जा झा उआ, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। चलो हम इसको पूरा भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे हम लोग बात करें ये जो का खा गा, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्होंने कोई भी एक लेटर या मतलब एक व्यंजन या दो व्यंजन लिख दिया, उन्होंने लिख दिया का और खा। अब उन्होंने बोला कि बताइए निम्न में से कौन से कंठ द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ व्यंजन है, या निम्न में से कौन सा दंत व्यंजन है। तो इनमें से कोई भी एक व्यंजन लिखा होगा, या दो व्यंजन लिखे होंगे, या पांचों के पांचों हो भी सकते हैं। तो उनमें से आपको पहचान के बताना कि कौन से कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं, कौन से तालव्य के माध्यम से बोले जाते हैं। अब इनको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। चलो मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ ट्रिक के साथ। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ, आप कैसे याद रख सकते हैं, कंठ है, जब कंठ से भाई का से कंठ है, का से कंठ। अब देखिए जब भी का वाला सीरीज का वाला वर्ग का कोई भी व्यंजन है, का खा गा घा अंगा, तो इस ये सभी कैसे बोले जाएंगे, कंठ से, का से कंठ। तो आप भाई याद रखेंगे का से कंठ, तो कंठ से कौन से बोले जाएंगे, कंठ से का वाले बोले जाएंगे, का खा गा घा अंगा। ठीक है, ऐसे हम बात करें तालव्य की, तो तालव्य में जिसे बोलते हैं हम लोग चा छा जा झा उआ, उआ, चा छा जा झा उआ। जैसे बच्चा उआ उआ करके रोता है, वैसे ही चा छा जा झा उआ। ठीक है, अगर हम बात करें तालव्य की, तो तालव्य को कैसे याद रखेंगे,
कि तालु से कौन से बोले जाते हैं। चलिए हम इसको तरीका याद रखते हैं। जैसे आपकी कोई बहुत ही स्पेशली आपको बहुत स्वादिष्ट लगने वाली चीज़ है, आपकी फेवरेट चीज़ है, तो आप क्या करते हो, जैसे आप कोई चूरन आपको मिल जाता है या कोई भी आप चीज़ मिल जाती है तो आप उसको चाट चाट के खा जाते हो, है ना। और चाटते कैसे हो भाई, जुबान से, जुबान मतलब जीभ से, जीभ मतलब तालु से, ठीक है। तो याद रखिए जब भी तालु की बात याद आए, जीभ की बात याद आए, तो आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि आप कोई चीज़ चाट चाट के खा रहे हैं। चाट चाट के कैसे खाओगे, कोई भी चीज़ चाट चाट के खाओगे तो कैसे खाओगे, तालु से खाओगे। तालु से मतलब याद रहेगा आपको, चा वाला जितना भी है आप चाट चाट के खाएंगे, मतलब तालव्य। ऐसे ही टा वाले की बात करें, टा ठा डा ढ अड़ा। जब हम ता वाले की बात करें, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, मैंने आपको वही पहले वीडियो में बताया था। आपकी जो ऊपरी जबड़ा है, ठीक है, तो जहाँ आपकी जीभ बार बार टक्कर खा रही है इन वर्ड्स को बोलने में, टा ठा ड ढ अड़ा, तो ये आपका मूर्धा है। जैसे आप बोलते हैं टा ठा ड ढ डाड़ा, तो आपकी जो जुबान है वो आपके ऊपरी जबड़े से बार बार हिट कर रही है, तो इसी यही आपकी मूर्धा है, ठीक है। जैसे आप ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं, ठट 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 बोलता है, तो आपकी जो जुबान है ना ऊपरी जबड़े पर ठट 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 कर रही है। मतलब ये जितने भी हैं ट ठ ड ढ अड़ा वाले, ये सब कैसे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, सब मूर्धन्य, ठीक है। अगर हम दंत की बात करें तो दंत में आप किसको कैसे याद रख सकते हैं। दंत की बात करें तो भाई दांतों से आप क्या काट काट के खाते हो, भाई सीजन भी चल रही है, तरबूज। क्या खाते हो, तरबूज। जब भी दांतों की बात आए आप इमेजिन कर लीजिए कि आप तरबूज खा रहे हैं और तरबूजों को दांत से काट काट के खा रहे हैं। जब भी ता वाली वर्ग की बात आए तो आप याद तरबूज याद कर लेंगे, तरबूज को कैसे काट के खा रहे हैं, दांतों से, तो आपको याद आ जाएगा ता से तरबूज, तरबूज को खा रहे हैं दांत से काट के, तो दंत के क्या हो गए, ता था दा धा ना। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे पा वाले को, जैसे ओष्ठ, जैसे पा से क्या लेते हैं, पप्पी, कैसे लेते हैं आप, होठों से, तो ऐसे ही पा फा बा भ मा, ये आपका क्या हो गया, ओष्ठ वाले हो गए। ये सब ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है। आप इनको बड़े आराम से ठीक से याद कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये तो हमने पहचान लिया कि भाई कंठे, तालव्य, मूर्धन्य या दंते या ओष्ठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। अब यहाँ पर है क्या, अब ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें ये बताइए कौन सा सघोष है और कौन सा अघोष है, या कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है। चलो उसको समझते हैं। अगर हम बात करें अघोष की, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको जब बनाएंगे तो बनाने पर क्या करना, आप गिनती लिख देना 1 से लेकर 5 तक। आपने लिखा 1 2 3 4 5, आपने नंबर डाल दिए ऊपर 1 2 3 4 5, ठीक है। आप याद रखिएगा शुरू के 2 मतलब 1 और 2 नंबर पे जो है उसको हम बोलेंगे अघोष। अब कहेंगे भाई अघोष का मतलब क्या है, देखिए घोष माने होता है साउंडिंग, मतलब कंपन, ठीक है। और आज जब लग जाता है तो मतलब चीज़ नहीं होती है, जैसे जन्मा का उल्टा हो जाता है अजन्मा, ऐसे ही यहाँ पर घोष के आगे लिख गया अघोष। अघोष का मतलब है कि यहाँ पर कंपन नहीं है, मतलब कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने में किसी प्रकार का कोई कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा, वो आपके अघोष होते हैं। तो पहला और दूसरा, मतलब हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है इनको हम अघोष कहते हैं, ठीक है। और बाकी तीसरा, चौथा, 5वें नंबर को हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। सघोष, या फिर आप देखेंगे वो सघोष ना लिखकर वो यहाँ पर घोष भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, घोष लिख देते हैं। तो सघोष या घोष कहा जाए तो बात एक ही है। तो हर वर्ग का तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे जो भी व्यंजन आएगा उसको हम सघोष कहेंगे, ठीक है। तो घोष, अघोष और सघोष में भाई कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब सवाल आया अल्प प्राण महाप्राण में। देखिए अल्प प्राण का मतलब है कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से कम हवा निकलती है उनको अल्प प्राण कहेंगे, और जिनसे मुख से बोलने पे ज़्यादा हवा निकलती है उसको हम लोग महाप्राण कहेंगे। तो देखिए आपको पता है, आप का बोलते हैं कम हवा निकलती है मुँह से, और खा बोलते हैं तो ज़्यादा हवा निकलती है। ऐसे गा बोलते हैं तो कम हवा निकलती है, और का खा ग घा बोलते हैं तो ज़्यादा हवा निकलती है। अंगा बोलते हैं तो कम हवा निकलती है। मतलब पहला अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये भी है कि कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, ये पूछ ले जाते हैं भाई अनुनासिक व्यंजन कौन सा है या नासिक व्यंजन कौन सा, मतलब ऐसे व्यंजन जिनको नाक के माध्यम से बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा वर्ग का 5वें नंबर का, वर्ग में 5वें वर्ग का हर व्यंजन को हम अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं अंगा, तो ये भी नाक के साउंड से ही बोलते हैं। आप बोलते हैं उआ, ये इसमें भी आप नाक का इस्तेमाल करते हैं इस व्यंजन को बोलने के लिए। आप बोलते हैं अड़ा या न या माँ, इन सभी को हम नाक के माध्यम से ही बोलते हैं, इसलिए हम सबको क्या बोलते हैं, अनुनासिक।
या नासिक व्यंजन कहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये वर्गीय स्पर्शी व्यंजन के बारे में। 25 व्यंजनों को आपने ठीक से याद कर लिया होगा। चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए अघोष अघोष का मतलब होता है कंपन नहीं होता, मतलब इसमें कंपन ना हो। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा, जैसे आपने बोला पाफा, जैसे आपने बोला ता था, जैसे आपने बोला टा था, आपने बोला चा था, आपने बोला का खा, तो ये सभी आपके कौन से व्यंजन है? ये सभी आपके अघोष व्यंजन है। ठीक है, सघोष या घोष व्यंजन की बात करें तो तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे जितना लिखा है, जैसे तीसरे चौथे पाँचवें नंबर की अगर बात करें तो आप देखिए आपने 1 2 को छोड़ दिया, गा घा अड़ा अंगा, ये आपके सभी क्या हैं? ये सभी आपके सघोष या घोष कहलाते हैं। ठीक है, तो शुरू के दोनों अघोष, लास्ट के तीनों सघोष। ठीक है, अल्प प्राण की बात करें तो ऑड नंबर जैसे 1 3 5, ऑड नंबर मतलब विषम संख्याओं पर जो होगा वो सभी आपके क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। और जो सम संख्याओं पर है नंबर 2 और 4 पर, वो आपके सब क्या है? वो सब आपके महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। यहाँ पर नोट आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर द्विगुण व्यंजन कौन सा है? आपको वही 4 ऑप्शन दिए होते हैं, पूछा जाता है द्विगुण व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा अड़, जैसे आप लिखते हो पड़ा, कड़ा, इस तरह से लिखते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर ढा के नीचे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है यहाँ पर एक परंपरा चल पड़ी कि डा को इस तरह से लिखा जा सकता है और ढा को इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, और इनको ही हम अतिरिक्त, चूंकि ये 2 गुण को शो कर रहे हैं, ये लेटर हैं ड और ढा, ये 2 प्रकार के नेचर को शो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको द्विगुण व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। जब भी अतिरिक्त या द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए ड़ा और उड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई इसी हिसाब से। जैसे कि वर्गीय स्पर्शी व्यंजन को हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे किसको? अब हम लोग समझेंगे कि भाई अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं या ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। इस तरह की सारी बातों को हम लोग ध्यान देंगे। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं भाई? या रा लावा, या रा लावा, या रा लावा, ये 4 आपके जो हैं वो कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों भाई कहा जाता है? ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजनों के बीच के व्यंजन होते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब ना तो ये पूरी तरह से स्वर हैं और ना ये पूरी तरह से व्यंजन है। वैसे तो पहले के समय में चारों को ही अर्धस्वर कहा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में केवल या और वा, या और वा को ही अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए अर्धस्वर कौन से हैं तो आपका आंसर होना चाहिए या और वा जो है ये दोनों ही अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, या जो है वो कैसे बना है? वो छोटी ई और आ आपस में मिलते हैं तो बनता है या। ठीक है, वा का निर्माण कैसे हुआ है? छोटा ऊ और यहाँ पर वा, मतलब बिना पेट चिरा वा जो आपस में मिलके बना, तो ये आपका क्या बना है? इसने वा बनाया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, समझ लेंगे इसको हम। तो यहाँ पर अर्धस्वर कौन कौन से? या और वा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन कौन से, तो आपका आंसर होगा 4 होते हैं, या रा ला वा। ठीक, अब यहाँ पर भी होता है क्या है, इसमें पूछ लेते हैं या रा ला वा में से कि ये अघोष हैं या सघोष है, तो आपका आंसर होगा सघोष हैं और इनको बोलने में कम हवा निकलती है मुंह से, इसलिए ये सभी अल्प प्राण है। क्या है? ये सभी अल्प प्राण है और ये क्या है? सभी सघोष हैं। ये सभी अल्प प्राण के साथ साथ सघोष है। ठीक है, अब चारों वर्ड में चूंकि बहुत खुदा हुआ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है या जो है वो कैसा व्यंजन है, मतलब मुख के कौन से भाग से बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा या की जब मैंने बात की तो ई तो भाई आपको पता है ई याद आया होगा कुछ। ई ये तो तालव्य से बोला जाता है और छोटा आ कैसे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो तालव्य और कंठ मतलब या जो है वो तालव्य कंठ व्यंजन हुआ। रा जो है जब रा बोलते हैं रा तो आपकी जो जीभ है ये गुड़ी मुड़ी होकर सीधे जाकर कहाँ लगती है? सीधे जाकर मूर्धा से लगती है। मूर्धा मतलब ऊपरी जो जबड़ा है उससे जाकर टकराती है, इसलिए इसको हम लोग चूँकि ये गुड़ी मुड़ी हो जाती है लुंठित व्यंजन या मूर्धा से टकराती है तो मूर्धा व्यंजन, या जब आप इसको बोलते हैं तो कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसको प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो रा को हम लुंठित या मूर्धन या प्रकंपित व्यंजन के नाम से
भी जानते हैं। जब हम ला की बात करें तो ला को जब बोलते हैं तो ला को बोलने में क्या होता है, हल्का सा ये टच करता हुआ गुजरता है, किससे, दांतों के माध्यम से, इसलिए हम ला को दंत व्यंजन के नाम से भी या पार्श्विक दंत व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब हम बात करें ओआ की, तो जब ओआ की बात करेंगे हम लोग तो देखिएगा आप ये दंत ऊ कैसे बोला जाता है, दांतों के माध्यम से बोला जाता है। ठीक है, और तो ये यहाँ पर ओआ जो है ये दंतोष्ठ है, मतलब दांतों और ओंठों के माध्यम से बोला जाता है। ओआ का आप याद रखेंगे दंतोष्ठ। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसको चेक करेंगे हम लोग। फिलहाल ओआ को आप याद रखेंगे, ये दंत और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है, इसलिए हम इसको दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अंतस्थ व्यंजन की बात हो गई। हम आगे बढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन में ऐसे व्यंजन कहते हैं जिनको बोलने पर क्या होता है कि घर्षण उत्पन्न होता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके भाई, ये आपके होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? शा शा शाह। अब यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि शा शा शाह इसमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, इसलिए कन्फ्यूजन भी ज़्यादा बढ़ जाती है। खैर कोई बात नहीं, याद रखेंगे हम इसको। देखिए पहली बात तो याद रखेंगे कि ये शा शा शाह जो ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है, ये सभी अघोष हैं और इनको बोलने में ज़्यादा हवा मुख से निकलती है, इसलिए ये सभी महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। अब सवाल ये आया कि अब इसमें चारों जो अक्षर हैं वो किसी न किसी मुख्य अंक से ही बोले जाते हैं, तो हर चारों को याद करना बड़ा दिक्कत कर जाती है। चलो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझते हैं। शाह, अब देखिए अब शाह से आप याद रखिएगा शंकर जी, शंकर जी में यही तो शाह बनता। शंकर, जब शंकर जी नाम लिखते हैं तो शाह यही तो बनता। तो जब शाह बनता तो आप शंकर जी की याद रखिएगा। शंकर जी की जो जीभ है वो जीभ जो है कैसी है? वो जीभ याद रखना, शंकर जी की जीभ कैसी है? वो नीली हो गई है। कैसी हो गई है? नीली हो गई है। ठीक है, शंकर जी की जो जीभ है वो कैसी हो गई है? नीली हो गई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा शंकर जी जब भी याद आए तो उनकी जीभ नीली याद कर लीजिएगा। वैसे तो कंठ नीला होता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि जीभ कैसी हो गई उनकी? नीली, क्योंकि उन्होंने विष पिया तो जीभ से होकर पहले गुजरा होगा, तो जीभ कैसी हो गई है? नीली हो गई। तो जब भी शंकर जी की शाह शंकर जी आप याद कर लेंगे और वहाँ पर आपको याद आ जाएगा, तो उनकी जीभ आप इमेजिन कर लेंगे, आपको याद रहेगा कि ये जो शाह है, बड़ा शाह, ये तालव्य से बोला जाता है। शाह से षटकोण वाला शाह जो है, ये शाह से षटकोण वाला, जैसे आप बोलते हैं षटकोण, तो सट 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 मतलब आपकी जो जुबान है वो सट सट काय से टकरा रही है? मूर्धा से, इसलिए हम उसको मूर्धन्य व्यंजन के नाम से समझ लेंगे। ऐसे शाह की बात करें हम, तो शाह की जब बात करें तो शाह से आप याद कैसे क्या रख सकते हैं? शाह से आप याद रख सकते हैं, शाह से आप सुबह लिखते हैं, सुबह में ये तो शाह बनाते हैं। जब सुबह लिखते हैं सुबह में यही शाह बनाते हैं, और सुबह उठ के क्या करते हैं? दंत मंजन करते हैं। क्या करते हैं? दंत मंजन करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो शाह है वो दांतों के माध्यम से बोला जाता है। ठीक है, ऐसी हा की बात करी जाए तो जैसे हा से बात करिए, हा से क्या है? आजकल हर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ने लगा है, हर कोई हक मांगता है ना। या ऐसे समझ लीजिए हा से हकला, हकला में क्या हुआ? हा और का। तो हा से याद रखिएगा, का से मतलब हा जो कंठ से बोले जाने वाला व्यंजन है। ठीक है, और ये व्यंजन जो है, ये व्यंजन केवल हा जो व्यंजन है वो सघोष है, महाप्राण तो है ही है। ठीक है, इसको हम स्वरयंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। चलो भाई, इसको स्पेशली याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। तो छा का जो निर्माण है वो का और शा से हुआ है, त्रा का ता पे हलंत और रा, ज्ञा का जा पे हलंत और रुआ, और श्रा का शा पे हलंत और रा। ये याद रखेंगे आप, छात्रा, ज्ञा, श्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। भाई इसमें पूछ लेते हैं त्रा किन व्यंजनों मतलब किन व्यंजनों के मिश्रण से बना है, या ज्ञा का पूछ लेते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि शा का निर्माण का और शा, और त्रा का तारा, ज्ञा का जा अवा, और श्रा का शारा से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 बातें और समझेंगे, फिर हमारा आज की वीडियो फिनिश हो जाएगी। तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण या आगत ध्वनि या नवीन विकसित या अरबी फारसी शब्द क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा आजकल चलन में एक वर्ड बहुत है जो अंग्रेजी से सामान्यतः, जैसे हम लिखते हैं कॉलेज या हाफ या ऑफर, तो इसमें जो अर्धचंद्र बिंदु होता है, ठीक है, अर्धचंद्र बिंदु होता है, उसको हम अरबी फारसी शब्द या जो मैंने ऊपर लिखा है ये सब कुछ कहते हैं। अगर हम इसे लिखते हैं चांद, तो चांद पे ये आपने मतलब यहाँ पर वो बिंदु लगा दिया और इस तरह से बना दिया, तो ये पूर्ण चंद्र बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण चंद्र बिंदु कहलाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए वर्ष व्यंजन कौन से, तो आप याद रखेंगे ना, रा, ला। ठीक है, धन्यवाद।